मुबीन काजी साहब, मुझे बताइए कि जंग का आगाज हिंदुस्तान ने किया और यकीनन पहले ही दिन जब उन्होंने हमला किया था तो हमारे DGISPR ने कहा था कि आगाज तुमने कर दिया है, अब इख्तिताम इसका हम करेंगे और सही वक्त और सही मौका और सही जगह का तयन करेंगे। तो अब जब हो गया, पाकिस्तान ने 1971 के बाद डिफीट दी, जनाब फतह याब हुआ इंडिया से, तो आगे जो मामला बढ़ रहे हैं उससे आप किस हद तक मुतमईन हैं? ट्रंप की तरफ बाद में आते हैं। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया बुलाने का और आपको मुबारकबाद, आपकी पूरी टीम को, ये नए टीवी चैनल्स पे आपका ये नई वेंचर, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए, आपको और आपकी टीवी चैनल को, आपकी सारी टीम को। अल्लाह ने फ़तह से सरफराज फरमाया पाकिस्तान को, इसलिए और सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब भी फतह हुई तो उस पर आजिज़ी इनकसारी को फॉलो किया गया, उसका इजहार किया गया और सजदे शुक्र बजा लाया गया। तो हम भी सब सजदे शुक्र बजा लाते हैं अल्लाह के हुजूर कि उसने हमें कामयाबी अता की। उसमें हमारी अफवाज, तीनों अफवाज हमारी, बरी, बहरी और फ़ज़ाइया ने तो दोबारा बहुत बड़ी तारीख़ रकम की जो पूरी दुनिया में पढ़ाई जाएगी। और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और हमारी पूरी आवाम और हमारी तमाम सियासी जमातें, सियासी क़यादत, आपने का लीडर का जिक्र किया जो अंदर था, जिसको एक्सेस नहीं थी, तो लिहाजा उसका रोल पॉसिबल ही नहीं था। तो लेकिन जितनी आवाम बाहर थी, आपने सबका शुक्र अदा किया, यूथ का ख़ास तौर पे शुक्र, जिस तरह पूरी यूथ ने, उसमें तमाम सियासी जमातों की यूथ थी और वो भी लोग थे जो कि यूथ में किसी सियासी जमात से नहीं थे। सब लोगों ने मेरे ख्याल में बैठ के, जो हुकूमत का बहुत दानिशमंदाना फैसला था कि ट्विटर बहाल किया और वो सोशल मीडिया बहाल किया, तो देखें कितना बड़ा रिस्पांस आपने दिया पूरी दुनिया में कि मीडिया की वॉर आप जीत गए। पूरी दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया और आपको जिन्होंने पाबंदी लगाई थी, आपने खुद आके उसी यूथ का शुक्रिया अदा किया और बहुत खराज तहसीन पेश किया उस रोल से जिसने मीडिया वॉर में आपको लीड किया। तो अब आपको एक चीज को जहन में रखना है आगे जाने से पहले कि ये अब एक कोल्ड वॉर की सिचुएशन चलेगी अब आपकी। अच्छा, अब ये रूटीन की वॉर्स नहीं है। आपने देख लिया इस दफा रूटीन की वॉर कि जहाज तक आमने सामने नहीं हुए, विजिबल नहीं थे एक दूसरे के लिए, लेकिन एक दूसरे की सरहदें भी नहीं क्रॉस की गई, लेकिन कितना खौफनाक अटैक एक दूसरे के ऊपर किए गए। शुक्र करें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत अता की और पाकिस्तान का पहला रिस्पॉन्स ही हमारा जो था वो इतना ज़बरदस्त था कि जो पहले स्टेज पे ही जो जहाज़ इंडिया के गिरे और इंडिया को अपने तमाम जहाज़ों को ग्राउंड करना पड़ा, तो वो अपने कामयाब नहीं हो सके। वो साइकोलॉजिकल हमें फतह पहली उसी वक्त मिल गई और उसके बाद जिस तरह का हमने रिस्पॉन्स 2 दिन अपना रेस्टोरेंट शो किया, पूरी दुनिया को दिखाया कि देखें हम अभी भी रेस्टोरेंट शो कर रहे हैं। लेकिन जब फिर इंडिया ने एग्रेशन किया तो फिर मुंह तोड़ जवाब दिया गया हमारी अफवाज पाकिस्तान की तरफ से और हमारी पाकिस्तान की आवाम का जज्बा भी देखा, जिस तरह उन्होंने सड़कों पे और आके ड्रोन्स आवाम गिराने में लगी हुई थी असले के साथ, अपने प्राइवेट असले के साथ। तो ये एक ऐसी आगाज हुई है कि आइंदा ये इस किस्म की आपको रूटीन की वॉर्स नहीं होंगी, अब हाईटेक और साइबर वॉर्स होंगी। बिल्कुल ठीक है, उसके लिए तैयार होना पड़ेगा आपको आगे जाने के लिए। जहां तक आपने सीज फायर के मायदे की बात की, तो जब सीज फायर होती है वो देर एंड देन रोकी जाती है, उसका मायदा नहीं होता। उसके बाद जब जंग खत्म की जाती है उसके लिए मायदे होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन सेटल। अभी तो इनकी गुफ्तगू जारी है, जो इनके अपना राब्ते हैं वो जारी उसारी हैं और मजीद आगे जंगबंदी का इन्होंने फैसला किया है। एसआर राना साहब की तरफ चलते हैं, जकी साहब की तरफ बाद में आते हैं। एसआर राना साहब, मुझे बताइए कि इस वक्त क्योंकि आप बड़ी नज़र रखे हुए हैं और आपका हमेशा एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तबसरा होता है और आप दोनों पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर मुदल्लल बात करते हैं, तो मुझे बताइए कि जंग बंदी के बाद जो कुछ होना चाहिए था, हम उस जो हमारे हक में बेहतर हो, हम उस तरफ जा रहे हैं या इंडिया टाइम गेन कर रहा है? देखिए, डेफिनेटली इंडिया ने तो टाइम गेन करना ही है, उसके पास अब वो कोई ऑप्शन नहीं है। उसके सारी कैलकुलेशन जो है वो गलत साबित हुई है और इंडिया का वो इमेज
जो दुनिया में एक इमर्जिंग पावर के तौर पे था वो बुरी तरह तबाह हुआ। वो तो सलामती कौंसिल का मुस्तकिल रुकन बनने जा रहा था। तो फिर एक तासुर ये बन गया था कि पाकिस्तान बहुत कमजोर गरीब मुल्क है, भारत बहुत ताकतवर है, उसकी टेक्नोलॉजी, उसके वसाइल बहुत ज्यादा हैं। तो वो भी सारा तासुर खत्म हो गया। फिर इंडियन मीडिया का तासुर खत्म हो गया कि वो बड़ा पावरफुल है, वो कोई भी नैरेटिव बना सकता है। तो उन्हें हर मुहाज पे शिकस्त हुई है। अब पाकिस्तान में देखो कि जो हमारे जिम्मेदारान हैं, उन्होंने देखना है कि हम जब अमेरिका इस सतह पे आ गया, पहली दफा मकबूजा कश्मीर को किसी बड़ी ताकत ने तस्लीम किया कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है और ये इसकी वजह से मामलात खराब हो रहे। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज है जिसे पाकिस्तान को कैश कराना चाहिए। लेकिन मैं अगर देखे, जंगें लड़ती है फौज, ठीक, और मुज़ाकरात की मेज पे बैठते हैं सियासतदान। तो मैं अगर ईमानदारी से नजर डालूं तो मुझे तो कोई सियासतदान हुक्मरानों में ऐसा नजर नहीं आ रहा है जो इतना कैपेबल हो कि वो सीट पे बैठ के नरेंद्र मोदी से डायलॉग कर सके या ट्रंप से डायलॉग कर सके। तो मुझे तो कोई नहीं नजर आ रहा। और नवाज शरीफ साहब का ये था कि जी वो हैं जरा इस लेवल के, तो उन्होंने तो इस बार जो कुछ किया वो तो अभी तक अचंभा है, समझ ना आने वाली बात है कि एक शख्स अपने आप को इतना बड़ा कदावर लीडर करार देता था, उसने एक लफ्ज नहीं बोला इस जंग के ऊपर, एक लफ्ज के जो है अपने मुंह से नहीं निकाला। अच्छा सर, और अब उसके बाद नवाज शरीफ किस कैपेसिटी में मुज़ाकरात कर सकते हैं? क्योंकि उनका भाई वजीर आजम है, वो उसको करने चाहिए। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ है, उसको करने चाहिए। इसहाक डार है जो डिप्टी वजीर आजम, उसने बात करनी चाहिए। अब ये कि अगर तो हमने अब भी फतह हासिल करने के बाद भी मुशर्रफ की तरह लेटना है, तो फिर हम 4 दिन बगले बजा लेंगे, फिर वो अपने मकासद हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मोदी साहब की जबान जो है वो फिर चलना शुरू हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी आवाम को, और फिर अगले दिन एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, पहले दिन उनके चेहरे उतरे हुए थे, अपनी फतह का ऐलान कर दिया। ये उनको मौका मिला है कि इस तरह के रवैये अपनी आवाम में दोबारा लेके जाएं और इश्तियाल अंगेजी फैलाएं। किस कैपेसिटी में आजमा बुखारी कह रही है कि नवाज शरीफ ने इस जंग की सारी निगरानी की और उन्होंने क्या कहते हैं ऑपरेशन का फैसला किया, और उन्होंने ये सारा ऑपरेशन जो है वहां बैठ के किया जाती उम्रा में, वो किस कैपेसिटी में किया उन्होंने? ठीक बात कर रहे हैं आप। तो ये तो क्वेश्चन मार्क है इस पे। तो फिर ये किस कैपेसिटी के अंदर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सरकारी इजलासों में बैठते हैं। इवन ये कि अभी जो रिसेंटली सलामती कमेटी का इजलास हुआ हमारी, उसमें भी बैठे हुए थे, वो किस कैपेसिटी में बैठ रहे हो? तो मैं या तो उनको मिनिस्टर बना दें, तो या फिर उनको वजीर आजम बना दें। नहीं, वो बन नहीं सकते, उनके हाथ की लकीर मिट चुकी है वजीर आजम की ना। वो अब वजीर आजम नहीं बन सकते, और खास करके एस्टेब्लिशमेंट उनको अब तो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही जब से ये आज जंग हुई है और नवाज शरीफ साहब ने बड़ी खामोशी इख्तियार की। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट उन्हें पसंद नहीं कर रही। ठीक। और उसके बाद जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं जिन्होंने उनको हीरो बनाने की कोशिश की कि नवाज शरीफ ने जंग जीती, उन्होंने प्लान किया, उन्होंने ये किया, ये भी एस्टेब्लिशमेंट ने पसंद नहीं किया। ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब तो वज़ारत उज़्मा वगैरह भूल जाए, मरियम पे मेहनत करें कि उनको किसी तरह कर करा के वो वजीर आजम बना दें, क्योंकि पाकिस्तान में जो है ये मुल्क नवाज शरीफ जरदारी साहब का है। वो हुकूमत करेंगे, उनके बड़े हुकूमत करेंगे, फिर उनके छोटे हुकूमत करेंगे, फिर उनके छोटे हुकूमत करेंगे। तो ये खानदान 2-3 जो है इनके हाथ ही तो गिरवी रखा हुआ है मुल्क।